तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभांकर सेन और आज की इस वीडियो में बात करूंगा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का अर्थ, तो जो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है वह होता है देश प्रेम। तो राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? देश प्रेम। और यूरोप जो कि एक महाद्वीप है। क्या है? एक महाद्वीप। यूरोप जो महाद्वीप है और जो ये राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? देश प्रेम होता है। तो देश प्रेम होता है। तो अब बात हम करते हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय। फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय जो हमारा पहला टॉपिक है। फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम राष्ट्रवाद के उदय की बात करें तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। सर्वप्रथम कहां? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस। तो जब राष्ट्रवाद के उदय, जब मतलब फ्रांस में राष्ट्रवाद के उदय की बात आती है तो एक आते हैं फ्रेडरिक शर्यू, जो कि एक फ्रांस के कलाकार या चित्रकार थे। तो फ्रेडरिक शर्यू ने एक कल्पनादर्श, मतलब कल्पनादर्श बनाया। उस कल्पनादर्श में कल्पना के आधार पर, मतलब कल्पनादर्श जो होता है, कल्पनादर्श का जो अर्थ होता है वह होता है कल्पना के आधार पर कुछ तैयार करना। तो कौन? फ्रेडरिक शर्यू का कल्पनादर्श। जब फ्रांस में राष्ट्रवाद की उदय होती तो किसका नाम आता है? फ्रेडरिक शर्यू के कल्पनादर्श का। फ्रेडरिक शर्यू का कल्पनादर्श। फ्रेडरिक शर्यू का कल्पनादर्श, जिस कल्पनादर्श यानी कल्पना के आधार पर कुछ तैयार करना। तो इस कल्पनादर्श में एक ऐसे समाज की, मतलब फ्रेडरिक शर्यू जो थे उनकी कल्पनादर्श में एक ऐसे समाज की कल्पना की गई थी जिसका स्वीकार होना लगभग असंभव था। तो इसी कल्पनादर्श को बाद में क्या मतलब जो कल्पनादर्श है इसी को यूटोपिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूटोपिया। और ये फ्रेडरिक शर्यू कौन थे? फ्रांस के कलाकार, यानी कलाकार या चित्रकार। फ्रेडरिक शर्यू कलाकार या चित्रकार। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेडरिक शर्यू के बाद फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, जो कि फ्रांस की क्रांति किस कारण हुई, क्यों हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। तो जो दूसरा टॉपिक जो हमारा है वह है फ्रांसीसी, मतलब फ्रांसीसी क्रांति, सॉरी, फ्रांसीसी क्रांति। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। तो इसमें क्या हुआ? जो लुई 16वें था उसका क्या हो गया? अंत हो गया। लुई 16वें का अंत। फ्रांस की क्रांति में पहला जो है लुई 16वें का अंत, जो वहां का शासक था। लुई 16वें का अंत। और उसके बाद लुई 16वें के अंत के बाद
जो मतलब राजतंत्र का समाप्त और प्रजातंत्र की शुरुआत। राजतंत्र समाप्त हो गया और प्रजातंत्र की शुरुआत हो गई। जैकोबियन क्लब की स्थापना। तो जैकोबियन क्लब एक ऐसा क्लब था जिसमें कुछ शिक्षित लोग होते थे, यानी पढ़े लिखे लोग होते थे, और जो चाहते थे कि फ्रांस स्वतंत्र हो जाए। फिर इसके बाद आता है सामूहिक पहचान। सामूहिक पहचान की भावना। सामूहिक पहचान की भावना। फिर क्या था? फ्रांसीसी ध्वज यानी तिरंगा। फ्रांसीसी ध्वज तिरंगा चुना गया। क्या हुआ? फ्रांसीसी ध्वज तिरंगा, यानी फ्रांस की क्रांति में फ्रांसीसी ध्वज तिरंगा चुना गया। क्या? यहीं पे लिख देता हूं। फ्रांसीसी ध्वज तिरंगा चुना गया। फ्रांसीसी ध्वज तिरंगा चुने के बाद फ्रेंच भाषा भी चुनेगी। क्या? फ्रेंच भाषा। इसी के साथ फ्रेंच भाषा चुनी गई। और ये जो फ्रांसीसी ध्वज तिरंगा था, यानी जो फ्रांसीसी ध्वज तिरंगा था वो 3 रंग का था, लाल, नीला, सफेद। क्या था? पहले था नीला, फिर सफेद, फिर लाल। तिरंगे का कलर। ये क्या था? ये तिरंगे का कलर था, नीला, सफेद, लाल। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की। तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण, तो फ्रांसीसी क्रांति के कुछ मुख्य कारण थे। तो पहला जो कारण था वह था एक आयोग शासक। पहला कारण आयोग शासक, ये तो पहला कारण। और जो दूसरा कारण था वह था मध्यम वर्ग का उदय। फ्रांसीसी क्रांति के कारण पहला कारण अयोग शासक, दूसरा मध्यम वर्ग का उदय, और तीसरा मजदूर वर्ग की दुर्दशा। मतलब जो मजदूर वर्ग था उसकी जो स्थिति थी वह बहुत खराब थी, और आम जनता की दयनीय स्थिति, मतलब जो आम जनता थी उसकी भी स्थिति बहुत खराब थी। और फिर आजादी पे प्रतिबंध। और फिर जो मेन कारण था वह था आजादी पर प्रतिबंध। जैसे आपका अगर प्रश्न आ गया कि फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 4 कारण बताइए, तो पहला कारण आप लिखेंगे आयोग शासक, दूसरा मध्यम वर्ग का उदय, मजदूर वर्ग की दुर्दशा, और आजादी पर प्रतिबंध। ये फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 4 कारण। अगर आ गया कि मुख्य 4 कारण बताइए तो आप ये लिख सकते हैं। भूमि थी, पितृभूमि व नागरिकता पर जोर। पितृभूमि व नागरिकता पर जोर। पितृभूमि व नागरिकता पर जोर। पितृभूमि का मतलब होता है जैसे कि जो राजा हो, राजा के ही बेटा राजा बने।
पितृभूमि व नागरिकता पर जोर। इसके बाद नेशनल असेंबली का गठन किया गया। किसका? नेशनल असेंबली का गठन किया गया। और ये नेशनल असेंबली क्या थी? नेशनल असेंबली, इसमें सीधे हम कह सकते हैं जिसमें जमीन का लेखा जोखा रखा जा सके। क्या रखा जा सके? जमीन का लेखा जोखा। इसमें क्या था? जो भू संपत्ति अधिकारी थे, भू संपत्ति अधिकारियों का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली। यानी सीधे सीधे कहें कि इसमें जो जमीन होता था उसका मतलब लेखा जोखा रखा जाता था। तो ये तो फ्रांसीसी। और फिर अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कि नेपोलियन का फ्रांस पर अधिकार। नेपोलियन का फ्रांस पर अधिकार। नेपोलियन, पहले हम नेपोलियन की बात करते हैं। नेपोलियन जिसका जन्म 1769 में हुआ। कब हुआ? 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ। और इसने क्या किया? ये फिर जन्म के बाद फ्रांस आया और इसने 1796 के पास आसपास युद्ध लड़ना शुरू किया। कब? 1796 के पास आसपास उसने युद्ध लड़ना शुरू किया। तो अब बात हम करते हैं नेपोलियन ने जब फ्रांस पर अधिकार किया तो उसने क्या किया? 1804 में एक कोड जारी किया जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। क्या क्या पहले इसने 1804 में एक सिविल कोड जारी किया गया जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। बाद इसने भूदास्ता व जागीरदारी को समाप्त कर दिया। क्या क्या इसके बाद? भूदास्ता और जागीरदारी को समाप्त कर दिया। और इसके बाद जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार को भी समाप्त कर दिया। जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार की समाप्ति, यानी समाप्त। जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार भी समाप्त कर दिया। और यातायात व संचार व्यवस्था का भी सुधार किया। क्या किया? यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार। किसने? नेपोलियन ने। यातायात व संचार व्यवस्था में सुधार, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं नेपोलियन एक अच्छा शासक था। इसने क्या? फिर इसके बाद इसने नाप तोल की थी उसका भी एक समान पद्धति मतलब शुरू की। नाप तोल, ये सब नेपोलियन ने क्या किया? 1804 में सिविल कोड यानी नेपोलियन संहिता, भूदास्ता व जागीरदारी की समाप्ति, जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया, यातायात व संचार व्यवस्था में सुधार और एक समान नाप तोल की पद्धति। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर जो हमारा चौथा टॉपिक है वह है जॉल वेराइन शुल्क संघ। जॉल वेराइन शुल्क संघ क्या है? एक मिनट, इसको यहां लिख देते हैं। इसके बाद जॉल वेराइन शुल्क संघ। इसमें क्या होता है? जो शुल्क अवरोध होते हैं, शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया जाता है। पहला शुल्क अवरोध समाप्त। उसके बाद प्राशिया यानी प्रसा जो कि जर्मन का एक राज्य था। प्राशिया की पहल को स्थापित कर देता है। जो प्राशिया की पहल थी, स्थापित। और फिर जो मुद्राओं की संख्या 30 थी, मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर, इसमें क्या हुआ? मुद्राओं की संख्या 30 से हटाकर 2 कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी गई।
तो ये तो रहा जॉल वेराइन शुल्क संघ। इसमें क्या हुआ, शुल्क अवरोध समाप्त कर दिए गए। प्रशिया प्रशिया यानी प्रशा जो कि जर्मन का एक राज्य है, उसकी पहल को स्थापित कर दिया गया। और मुद्राओं की संख्या जो पहले 30 थी, तो 30 से घटाकर कितना 2 कर दी गई, यानी 30 से घटाकर 2 कर दी गई। किसमें, जॉल वेराइन शुल्क संघ में। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो पहले यूरोप में 2 वर्ग के लोग रहते थे, एक कुलीन वर्ग और एक निम्न वर्ग। कुलीन वर्ग जिसमें राजशाही लोग, यानी पहला जो वर्ग था पहला वर्ग कुलीन वर्ग। तो दूसरा जो था वह निम्न वर्ग था, निम्न वर्ग था। तो इसमें क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्र जैसा, मतलब जो यूरोप में कोई राष्ट्र राज्य जैसा नहीं था। मतलब यूरोप में क्या हो, इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में कोई राष्ट्र, मतलब यूरोप में कोई राज्य नहीं था। यानी यूरोप में जो कोई राज्य नहीं था, जैसे जर्मनी और इटली। यूरोप में कोई राज्य नहीं था। और औद्योगिक क्रांति, इसके बाद औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति और मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग यानी कुछ पढ़े लिखे लोग। मध्यम वर्ग का उदय, इसमें क्या होता था, कुछ पढ़े लिखे लोग आते थे मध्यम वर्ग में। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के कुछ कार्य, यानी मध्यम वर्ग जो था, इसमें पढ़े लिखे लोग आते हैं।